Hello, myself G.S. Chauhan, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग साइटोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। साइटोलॉजी में अब हम लोग न्यूक्लियस में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अध्ययन किया था, देखा था। अब हम उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, 4 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल, इन सब को हम स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, जो एक साइड में साइटोप्लाज्म है और दूसरे साइड में न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए होता है, मेनली डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन। अनुलेखन के द्वारा ये बनाता है mRNA, tRNA ऐसे। और ये mRNA tRNA जो हैं, तो ये तो आ गए सब न्यूक्लियोप्लाज्म में, और यहाँ से ये जो mRNA tRNA है, ये साइटोप्लाज्म की ओर मूवमेंट करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर पोर के लिए कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसे न्यूक्लियर पोर मानते हैं। इसे हम न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम देंगे। तो ये हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ऐसे ये आउटर इनर है। यहाँ से जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर पोर प्रोटीन एवं आरएनए के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। प्रोवाइड पैसेज फॉर एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बाई डायरेक्शन इन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ये पदार्थों के एक्सचेंज में मदद करते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग रखता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियस का हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो साइटोप्लाज्म में एक्चुअली एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण होता है। नॉर्मली प्रोटीन का फॉर्मेशन न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होता। उसकी कई वजह हैं, जैसे अमीनो अम्ल नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइबोसोम एक्टिवेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये सारी फैसिलिटीज़, सुविधाएं, सारे एलिमेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन नहीं बनता है। लेकिन प्रोटीन की ज़रूरत न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो डिफरेंट एंजाइम्स के फॉर्म में, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हैं, आरएनए पॉलीमरेज हैं, मैंने यहाँ और कुछ लिखे भी नहीं हैं, जैसे लाइगेज है, जैसे टोपोआइसोमरेज है, ये सारे के सारे। इवन डीएनए पॉलीमरेज ही यहाँ पर 3 तरीके के रिक्वायर्ड होते हैं, आरएनए 3 तरीके के रिक्वायर्ड होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऐसे ही आरएनए के लिए है। तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से जितने भी एंजाइम हैं, उन्हें न्यूक्लियर पोर के जरिए अंदर भेजा जाता है। अंदर जो एमआरएनए बनते हैं, टीआरएनए बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से या डीएनए के द्वारा अनुलेखन प्रक्रिया से जो बनते हैं, उनकी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र के जरिए वो गुजरते हैं। तो केंद्रक छिद्र एक मार्ग की तरह काम करता है ना।
ये यहाँ पर इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, इसका जो व्यास बताया गया है वो 10 to 50 nm बताया गया है, मतलब 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो सकता है। और इसीलिए आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर पोर का व्यास होता है वो 600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इसमें मिनरल्स पास आउट होंगे, जैसे Mg++ हैं ये, तो ये न्यूक्लियर पोर से न जाते हुए मिनरल्स यहाँ से थ्रू द मेम्ब्रेन गुजरेंगे। ये जो मिनरल्स हैं ये मेम्ब्रेन से पास आउट होंगे ऐसे, और ये जो सारी चीज़ है ये जो सारे प्रोटीन पार्ट हैं वो सब के सब इस न्यूक्लियर पोर से गुजरेंगे। ये बड़ी खास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो थ्रू द मेम्ब्रेन गुजरता है। तो हम एक बार फिर से न्यूक्लियर पोर की बात करते हैं। कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। तो कह सकते हैं यह है प्रोटीन एवं विभिन्न आरएनए विनिमय के लिए मार्ग प्रदान करते हैं ऐसे। अब इसके बाद में कह सकते हैं विभिन्न खनिज पदार्थ अथवा आवेशित पदार्थों का विनिमय केंद्रक झिल्ली से होता है। केंद्रक झिल्ली से होता है ऐसे। केंद्रक झिल्ली से एक्सचेंज होगा चार्ज, क्योंकि इनके लिए विशेष कैरियर प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं और उन्हीं कैरियर प्रोटीन की मदद से ये मेम्ब्रेन से होते हुए पास आउट होते हैं। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकते। इसीलिए केंद्रक छिद्र की रिक्वायरमेंट होती है। उन छिद्रों से होते हुए ये गुजरते हैं। छिद्रों के लिए मैंने कल भी कहा था पिछले लेक्चर में कि ऑक्टागोनल होते हैं। 8 प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं और यही विभिन्न पदार्थों के अभिगमन को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये चीज़ है। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रक छिद्र, ये सब आपको नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे केंद्रक
द्रव्य, केंद्रक द्रव्य मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तो इसके लिए कहा जा सकता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है अर्ध ठोस, कोलॉइडल, विस्कस, वैसा ही केंद्रक द्रव्य भी होता है। अब इसमें क्या चीज़ होती हैं, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं, ये हमें समझना होगा। तो कह सकते हैं पहली बात तो है कि इसे स्ट्रासबर्गर के द्वारा खोजा गया। यह कोलॉइडल का मतलब होता है अर्ध ठोस, कोलॉइडल, या फिर हम कह सकते हैं अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में होता है। इसमें डीएनए, एंजाइम, खनिज, जैसे Ca++ है, Mg++ है, Mn है, ये मौजूद होते हैं आदि उपस्थित होते हैं ऐसे। इसमें अनुलेखन द्वारा mRNA तथा tRNA का निर्माण किया जाता है। mRNA, tRNA खासतौर से केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बनाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यहीं पर क्या काम होता है, केंद्रक द्रव्य में ही डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए डबल संख्या में होता है, डबल मात्रा में बदल जाता है। डीएनए अपने ही जैसे अन्य डीएनए मॉलिक्यूल को बना सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण। ये खास तौर से जब अंतरावस्था आती है, मतलब जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसकी जो एस अवस्था होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और डबल मात्रा में बदल जाता है। मैं ही डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब है रेप्लिकेशन, संपन्न करता है।
जिससे डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा दोगुनी, डबल होती है ऐसे ये। और इन सब चीज़ों में जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स जो डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म में हो सकते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज के फॉर्म में हो सकते हैं। इन सब के प्रेजेंस में ये दोनों प्रोसेस यहाँ केंद्रक द्रव में संपन्न की जाती हैं, कंप्लीट की जाती हैं। ओके, अब हम इसके अगले सेगमेंट में चलते हैं और वो है केंद्रिका। केंद्रिका तो केंद्रिका क्या होता है? केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस, ऐसे यह या इसे फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। फोंटाना द्वारा खोजा गया था। यह झिल्ली रहित केंद्रक की संरचना होती है ऐसे। केंद्रक की संरचना होती है। ओके, एक कोशिका में एक केंद्रक में यह 1 से 4 तक हो सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है। उन कोशिका में केंद्रिका अधिक होंगे और साइज में भी बड़े होंगे। ये अभी रिसेंटली 1-2 साल में नीट में भी पूछा गया है। जो प्रोटीन निर्माण में संलग्न होती, सक्रिय रूप से प्रोटीन निर्माण में भाग लेती। ऐसा क्यों? तो प्रोटीन निर्माण से इनका क्या कनेक्शन है? तो इनका सीधा सीधा कनेक्शन है राइबोसोम फॉर्मेशन। केंद्रिका में राइबोसोम बनाए जाते हैं और राइबोसोम पर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ प्रोटीन ज़्यादा बनेगी वहाँ राइबोसोम की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब जब राइबोसोम की ज़रूरत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ केंद्रिका यानी कि राइबोसोम फैक्ट्री की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी। कह सकते हैं यह संख्या में अधिक तथा आकार में बड़े उन
कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन निर्माण सक्रिय रूप से संपन्न होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ये उन सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, आकार में भी बड़े होंगे, जहाँ पर एक्टिवली प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। अब एक और कनेक्शन इसका बताया जाता है, वो है प्लॉइडी ऑफ द सेल। तो कहा जाता है इनकी संख्या केंद्रक में कोशिका की गुणिता प्लॉइडी ऑफ सेल पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब क्या? नॉर्मली कहा जाता है जो एक हैप्लॉइड सेट होता है, जैसे मनुष्य में जो हैप्लॉइड सेट की संख्या है या जीनोम की जो गुणसूत्र की संख्या है, जीनोम में गुणसूत्र की जो संख्या है वो 23 है, तो इसे हम एन कहते हैं। हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, हम इसे 2n सेल कहते हैं। तो उसे कहते हैं डिप्लॉइड। अगर ये क्रोमोसोम का सेट और बढ़ा दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे ट्रिप्लॉइड कहेंगे, टेट्राप्लॉइड कहेंगे। तो प्लॉइडी ऑफ द सेल पर डिपेंड करती है। इसमें भी एक रिलेटिविटी है, कनेक्शन है। क्योंकि जो गुणसूत्र में जो एक जीनोम होता है, जैसे 23 गुणसूत्र हैं, उसमें से कुछ गुणसूत्रों में सैटेलाइट उपस्थित होता है। सैटेलाइट जो हम क्रोमोसोम में आगे पढ़ने जा रहे हैं, सैटेलाइट भाग जिन गुणसूत्रों में होता है वो केंद्रिका निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल बताए गए हैं, उत्तरदायी बताए गए हैं। तो एक सेट एक केंद्रिका को बना सकता है तो दूसरा सेट फिर दूसरी केंद्रिका को भी बना सकता है, ऐसे। तो ये बात है। ओके, हम यहीं पर समझ सकते हैं, एक सेंटेंस और जोड़ देते हैं। जीनोम में उपस्थित सैटेलाइट गुणसूत्र सेट क्रोमोसोम या फिर एनओसी का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन
ये मतलब क्रोमोसोम, सॉरी, क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि NONC, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। अब इनका जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है वो केंद्रिका के साथ इंटरचेंजेबल होता है, केंद्रिका के साथ परिवर्तितशील होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब केंद्रिका होता है उस टाइम केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, क्रोमोसोम नहीं होते। और जब क्रोमोसोम मेटाफेज में बनते हैं तो उस टाइम केंद्रिका डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन और केंद्रिका में कोई ना कोई अंतर संबंध है। तो वो अंतर संबंध यही है। उनका जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो NOR रीजन के नाम से जाना जाता है, NOR कहलाता है। वहीं पर केंद्रिका का जो घटक हैं या केंद्रिका के जो कंपोनेंट है वो जाके जुड़ जाते हैं। तो कह सकते हैं इन गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को NOR का मतलब हो गया न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन ये, तो हम इसे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहेंगे। तो कह सकते हैं अतः या अर्थात केंद्रिका एवं NOR एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, मतलब दे आर इंटरकन्वर्जेबल विथ ईच अदर। ऐसे अब हम एक केंद्रक की संरचना समझना चाहेंगे, वो केंद्रिका की, न्यूक्लियोलाई की, न्यूक्लियोलस होता कैसा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका की संरचना। तो हम इस सेगमेंट को, इस एरिया को इसके लिए यूज कर सकते हैं। केंद्रिका जहाँ तक है झिल्ली रहित है, तो फिर इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कोशिका वो केंद्रक द्रव्य में मौजूद होता है, केंद्रक द्रव्य में ही ये पाया जाता है। ऐसे तो हम मान सकते हैं कि इस तरीके से एक पेरिक्रोमेटिन मटेरियल होता है। ऐसे अच्छा, यहाँ पर
अमॉर्फस सब्सटेंस होता है। अमॉर्फस का मतलब है समांगी, कोलॉइडल, जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस पर इसे कहीं ना कहीं एक शेप में रखने का काम करता है। अच्छा, इसके अंदर होता है ग्रेन्युलर पार्ट, वो क्रोमेटिन, इंटरनल क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं या इंट्रा क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रेनुलर रीजन। दिस इज छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये ग्रेनुलर रीजन हो गया। इसमें इसे तो कहेंगे पेरी क्रोमेटिन फाइबर, पेरी क्रोमेटिन फाइबर इसे कहेंगे। अच्छा, इंटरनल क्रोमेटिन फाइबर, और ये कहलाएगी अमॉर्फस लेयर। अमॉर्फस सब्सटेंस कह सकते हो, सब्सटेंस कह सकते हो, समांगी, समांगी पदार्थ, समांगी पदार्थ, अमॉर्फस सब्सटेंस, समांगी पदार्थ। अच्छा, ये जो रीजन है इसे कहा जाता है ग्रेन्युलर, कणिकामय भाग, कणिकामय भाग। अच्छा, इसकी क्या खास बात है, इसमें राइबोसोम निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रोटीन कितना होता है, इसमें प्रोटीन 2%, RNA 1% होता है। तो 2:1 का यहाँ पर रेशो देखने को मिलता है ये, और ये एक न्यूक्लियस है, पेरिक्रोमेटिन मटेरियल। इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि झिल्ली रहित, झिल्ली रहित गोल अंडाकार, अंडाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात ऊपर ही कही जा चुकी है कि ज़्यादा विकसित हैं, एडवांस हैं, बड़े साइज के हैं, वो उन्हीं कोशिका में होंगे जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आगे इनमें कुछ प्रमुख घटक होते हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन पदार्थ, बाहरी क्रोमेटिन
बाहरी क्रोमेटिन बाहरी सतह पर एक आवरण बनाते जबकि आंतरिक क्रोमेटिन क्या काम करते हैं? ये आरएनए का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन आरएनए इसका क्या मतलब हुआ? राइबोसोमल आरएनए को निर्मित करते हैं। कहा जाता है कि एक्टिव आरएनए निर्माण के लिए ग्रेनुलर पार्ट में जो क्रोमेटिन है, सोचो क्रोमेटिन का मतलब है डीएनए। अगर केंद्रिका में डीएनए नहीं होगा तो इंटरेस्टिंग बात ये है, तो फिर उसमें आरएनए कौन बनाएगा? तो आरएनए को बनाने के लिए उसमें क्रोमेटिन का होना ज़रूरी है। इसीलिए इंटरनल जो पार्ट होता है, इंटरनल जो रीजन होता है, उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए का निर्माण करते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, संभाल के रखें, समझ में आना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद में हम इसके कणिकामय भाग की बात करते हैं। कणिकामय भाग, ग्रेनुलर रीजन, यह केंद्रीय या फिर आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग होता है जिसमें प्रोटीन तथा आरएनए पाए जाते हैं। इसी भाग में 80S राइबोसोम की उप इकाई निर्मित होते हैं। और इसीलिए याद हो राइबोसोम में मैंने एक लाइन भी लिखाई थी, ओरिजिन ऑफ राइबोसोम। तो उसमें आपने ध्यान से देखना, हमने केंद्रिका के लिए कहा था, केंद्रिका राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, राइबोसोम का उद्योग होता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो वो यही पार्ट है, यही वो जगह है। उप इकाई निर्मित होते हैं। ओबियसली मैंने वहाँ पर ये भी कहा था कि जो 70S राइबोसोम होते हैं नॉर्मली वो यहाँ नहीं बनते। क्यों? क्योंकि 70S
प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है और प्रोकैरियोट में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसलिए उसके जो राइबोसोम है जो 70S हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होते हैं। ओके, यस। अब इसका अगला पार्ट है समांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ, अमॉर्फस लेयर। यह बाहरी सतह पर कोलॉइडल पदार्थ है। यह भी केंद्रिका को कहीं ना कहीं यांत्रिक सहारा देता है, सपोर्ट देता है। सहारा प्रदान करता है या उसकी आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये समांगी पदार्थ है, कणिकामय भाग है। तो ऐसे इसमें क्रोमैटिन को अगर दो भागों में बांट दो, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये 4 पार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज हम 3 पार्ट की बात कर सकते हैं। तो ये केंद्रिका की संरचना। अच्छा, अब राइबोसोम के यहीं पर केंद्रिका के कार्य जरा हम समझ लें। स्टार बना के लिख लेते हैं। केंद्रिका के कार्य। नंबर 1, आरएनए का निर्माण। आरएनए का निर्माण। दूसरा, राइबोसोम का निर्माण। इसलिए केंद्रिका राइबोसोम उद्योग कहलाता है या कहा जाता है? कहलाता है। राइबोसोम उद्योग कहते हैं। ये फंक्शन केंद्रिका की यही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसके चौथे कंपोनेंट पर स्टडी करेंगे जिसका नाम होगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन पदार्थ क्या है? क्रोमैटिन को हम लोगों ने कल डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा था। वही बाद में गुणसूत्र में कन्वर्ट होता है। तो चौथा भाग है इसका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन याद रहे। चलो, क्रोमैटिन को ये इसका पार्ट नहीं है एक्चुअली, वो ये क्रोमोसोम केंद्रिका के भाग थे, ये अपने आप में अलग है। तो क्रोमैटिन
क्रोमैटिन। टिन का मतलब होता है धागे नुमा, कोई पतली तंतुमय संरचना, उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। और क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो कह सकते हैं यह डीएनए प्रोटीन आदि से निर्मित तंतुमय संरचना है जो अंतरा अवस्था के समय तंतुमय संरचना है जो के समय केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। इन्हें फ्लेमिंग के द्वारा क्षारीय अभिरंजक बेसिक डाई, एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पर ले सकते हैं हम एसीटोकार्बिन, या फिर हम ले सकते हैं फ्यूजन से अभिरंजित कर रंगीन कलर्ड धागों के रूप में देखा था। यह कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में परिवर्तित होते हैं या बदल जाते हैं। परिवर्तित होकर आनुवंशिकता या आनुवंशिक क्रिया संपन्न कराते हैं। ऐसे यही क्रोमैटिन बाद में चेंज हो जाते हैं और फाइनली ये फिर
क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पर आनुवांशिक क्रिया में इन्हें क्रोमोसोम को, ये हम बाद में बात करेंगे, आगे क्रोमोसोम ही पढ़ने जा रहे हैं। क्रोमोसोम को आनुवांशिकता की वाहक इकाई कहा जाता है, मतलब कैरियर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्रोमैटिन ही है। अच्छा, ये क्रोमैटिन हमें दो प्रकार के दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं क्रोमैटिन अभिरंजन, मतलब स्टेन के पश्चात दो प्रकार के प्रदर्शित होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है यूक्रोमैटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। ये तो हम एक टेबल बनाते हैं ऐसे, यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन जैसे। अब यूक्रोमैटिन क्या है? कह सकते हैं यू का मतलब सत्य होता है। यह हल्के रंग युक्त सक्रिय भाग होते हैं। सक्रिय भाग होते हैं। यह गहरे रंग के निष्क्रिय भाग होते हैं। क्यों भाई निष्क्रिय क्यों है, ये सक्रिय क्यों है? क्योंकि ये विरल है, ये सघन नहीं है और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अनुलेखन की प्रोसेस में। कह सकते हैं इनमें सघनता, डेंसिटी कम होती है अतः mRNA का निर्माण कर जीन की सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली जीन सक्रिय तभी होती है जब उससे mRNA बनता है। mRNA बनता है तो प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है।
एंजाइम एक रसायन बनाता है और वो रसायन हमारे शरीर में एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे त्वचा का रंग मेलानिन द्वारा निर्धारित होता है, तो उस मेलानिन को बनाने के लिए एक एंजाइम भी ज़रूरी होता है। तो जो डीएनए का भाग एमआरएनए बना सकता है, इसका मतलब वो प्रोटीन बना सकता है। प्रोटीन बनने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता को दर्शाता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा नहीं कर सकता। यह अधिक सघन होते हैं इसलिए इनसे एमआरएनए नहीं बनता है। एमआरएनए नहीं बनता है, लेकिन टीआरएनए, आरआरएनए बनते हैं, ठीक है, होते हैं। अतः एमआरएनए निर्मित नहीं होता है, निर्मित नहीं होते हैं ऐसे। अब अगली कहानी यह है क्रोमेटिन का अधिक केंद्र की ओर, अधिक व केंद्र की ओर स्थित भाग होता है। ज़्यादातर सेंटर की ओर होता है और ज़्यादातर होता है। यह कम व परिधीय भाग की ओर भाग होता है और स्थित क्रोमेटिन का भाग होता है। क्रोमेटिन का भाग होता है। इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है हेट्रोक्रोमेटिन का, लेकिन यूक्रोमेटिन का इतना नहीं होता है। तो कह सकते हैं ये इनकी डेंसिटी को शो करता है। कहा सकता है इनमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। क्यों? क्योंकि विरल है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जीन विनिमय नहीं होता है, होता है। इनका जो व्यास होता है यह 10 से 30 व्यास दर्शाते हैं। यह
दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्रोमेटिन और इन सब चीज़ों की बात करी है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के थोड़े से फंक्शन। न्यूक्लियस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ेंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा गुणसूत्र के नाम से होगा। अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा है। न्यूक्लियस के फंक्शन होते से ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी तो 23rd जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।